हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप सभी सपोज अगर 2023 में एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए हो, तो अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हो और आपको पता नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, और आपको मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपको एम्स में सीट मिल जाए, ठीक है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर हमारा जो है पूरा डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज पूरा एक बार एंड तक देख लेना। सभी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन मतलब इसमें करूंगा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मैं बताऊं उनको प्लीज अच्छे से अगर आप एक कॉपी ले लो और उस पर नोट कर लो तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर और दूसरा फ्री सोर्सेज। ठीक है, तो आपको पढ़ाई अगर करनी है और आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स लें या फिर जो है कौन से चैनल्स को हम फॉलो करें यूट्यूब पे जिससे हम फ्री में जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम अपना प्रिपरेशन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे बैचेस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा वो एकदम मतलब बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, एक बार उनको ट्राई जरूर करना मेरे कहने पर, क्योंकि मैंने उनको खुद ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है। ठीक है, तो वो जो सोर्सेस मैं बताऊंगा सिर्फ अगर आप उन्हीं को फॉलो करते हो तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं कि कोई सब्सक्रिप्शन सेल कर रहा है तो वो आप ले रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे अगर आपका काम चल सकता है तो आई वोंट सजेस्ट कि आपको जो है कहीं पर कुछ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे आप प्लीज उनको रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करना। अभी सपोज अगर हम ये दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, ठीक है, तो 2 दिन बचे हैं, तो अगर आप जनवरी से भी स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन और इसका जो एग्जाम है वो आपका जून में होगा, तो हम मई तक का अगर टाइम लेकर चले तो 5 मंथ्स का आपके पास टाइम है और वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजी और ये जो सोर्सेज के ऊपर जो फ्री अवेलेबल सोर्सेज है नर्सिंग के लिए, ये अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तब भी आप इनको फॉलो कर सकते हो, तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिलेबस देखो सेम है सबका। ठीक है, चाहे वो नीट का सिलेबस हो चाहे वो एम्स का सिलेबस हो, बस डिफरेंस यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में हो जाता है और फिर आपके डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे सोर्सेज पता लग जाएंगे यहां से कि जिसको शायद आपने क्या पता कभी सर्च आउट नहीं किया, और आपको अगर कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है या किसी पोर्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो आपके यहां से सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, और ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एम्स के ही एग्जाम्स के लिए नहीं है। अगर आप सपोज किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो नर्सिंग का हो या फिर पैरामेडिकल का हो, जहां पर बेसिकली 11th और 12th का कोर्स पूछा जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो कोई भी आप स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का दे रहे हो, चाहे आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, उत्तराखंड का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हो और उसमें आपके नर्सिंग का जो सिलेबस है या फिर पैरामेडिकल कोर्स का जो सिलेबस है वो आपका 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट इस वीडियो में रहेगा वो बीएससी नर्सिंग एम्स और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीएससी पैरामेडिकल एम्स का ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी सभी अदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी और का भी एग्जाम दे रहे हो तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपकी सभी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप एग्जाम को समझें कि एग्जाम आपसे जो करवा लिया जा रहा है उसमें है क्या बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपको अपने गोल सेट करने होते हैं, आपको टारगेट सेट करने होता है, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपसे 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएससी पैरामेडिकल में जो है 90 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और करेक्ट आंसर पे जो है आपको +1 मार्क मिलता है यहां पर, और इनकरेक्ट यानी कि अगर आप गलत कर देते हो कोई आंसर तो आपका जो है -1/3 या फिर 0.33 मार्क्स जो है माइनस कर दिए जाते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है। बाकी अगर आपको एम्स के बारे में डिटेल नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल कौन होता है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एग्जाम कब तक होगा, और साथ ही एग्जाम जो है हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं एम्स से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के, तो उस पर मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बना रखे हैं 2023 के लिए। तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो इनकेस आपको एम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट्स रहती हैं इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन करा है। तो ये सब जो वीडियोस है मैंने एक प्लेलिस्ट में पाइल अप कर रखे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है। बीएससी नर्सिंग 100 एमसीक्यू, बीएससी पैरामेडिकल 90 एमसीक्यू। तो बीएससी नर्सिंग का अगर 100 एमसीक्यूज हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर टोटल पेपर रहने वाला है। और जो बीएससी पैरामेडिकल है उसमें आपके 90 एमसीक्यू और ये भी 90 मार्क्स के ही होने वाले हैं, ठीक है। और करेक्ट आंसर पे 1 मार्क और इनकरेक्ट आंसर पे 0.33 जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम ओवरव्यू ऊपर से देख रहे हैं सिलेबस क्या है। तो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 11th एंड 12th। तो 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस पूछा जाता है। देखो जब भी आप कोई एग्जाम देते हो 12th के बाद किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम, भले ही वहां पर लिखा ऐसा होता है कुछ कि मतलब इट विल बी ऑफ द सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल, इस तरीके का लिखा होता है, लेकिन उसमें 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज में आप डाउट मत रखा करो कि वहां तो खाली 12th लिखा था या सीनियर सेकेंडरी लिखा था, हायर सीनियर सेकेंडरी तो 12th का ही आएगा, ऐसा नहीं है। 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सेक्शन से आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, और 10 क्वेश्चंस जो है वो आपके जीके और सीए यानी कि करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से आपका 30 into 3 यानी कि 90 क्वेश्चंस वो और 10 क्वेश्चंस ये, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, इस तरीके का आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बन गया। अब बीएससी पैरामेडिकल में क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो 10 क्वेश्चंस हैं जीके और करंट अफेयर्स के वो आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग वालों को जो है मतलब थोड़ा सा जो सेक्शन बढ़ जाता है, मतलब 10% जो बढ़ गया है वो सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स का। तो देखो इस वीडियो में हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है, वो टॉपिक्स जो है वो मैं आगे आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो 10 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 90 क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को नहीं भी करते हो तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 90% सिलेबस जो है वो अपना अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में अपलोड करूंगा। और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड भी जो आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल होगा वो भी मैं चैनल पर अपलोड करता रहूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और यहां पर जो है बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए जीके करंट अफेयर्स नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है नर्सिंग वालों के लिए भी और पैरामेडिकल वालों के लिए भी, ठीक है। अब उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जो इस साल काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ। तो देखो एम्स ने क्या करा है, 2022 से जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहां पर स्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से हो तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने मार्क्स ले आओगे तो आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके सीट मिलने के चांसेस तभी होंगे जब आपके इतने % मार्क्स होंगे, समझ आ गई बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, बल्कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपके इतने मिनिमम मार्क्स होंगे, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स है। अब देखो नर्सिंग वालों की बात करें तो नर्सिंग वालों का 100 मार्क्स का पेपर है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। अगर 50 से नीचे हुए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब एग्जाम का रिजल्ट आया, काम खत्म, उसके बाद आपको कुछ नहीं करने देंगे वो,
ठीक है। उसी तरीके से 100 में से 45 मार्क्स जो है ओबीसी वालों को लेकर आने पड़ेंगे नर्सिंग के लिए मिनिमम, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और एससी एसटी कैटेगरी वालों को जो है 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इससे नीचे हुए तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इससे नीचे आपके मार्क्स हुए तो वहीं पर आपका काम खत्म हो गया, वहीं पर आप जो है एग्जाम के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है। अब बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल का देखो 90 मार्क्स का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 मार्क्स जो है वो उसका 50% बना। ठीक है। तो 45 मार्क्स जो है मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे पैरामेडिकल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को। ओबीसी के लिए यहां पर 45% है। ठीक है। तो 45% का मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 42 41 मार्क्स के आसपास। ठीक है। तो इतना आपको जो है ओबीसी कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स उनको लेकर आना पड़ेगा पैरामेडिकल के लिए। और एससी एसटी वालों के लिए जो 40% क्राइटेरिया है, यानी कि उनको लगभग 36 मार्क्स जो है मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं कुछ भी करके। ठीक है। इससे ऊपर होंगे तो तभी सीट मिलेगी, इससे नीचे होंगे तो सीट का कोई चांस नहीं है। अब व्हाट शुड बी द टारगेट, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है। तो देखो टारगेट क्या होना चाहिए। अब जो मैंने आपको मार्क्स बताए वो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे कोई मतलब नहीं है आपके सीट मिलने का। ठीक है। बस वो आपको गारंटी इस चीज की दिलाता है कि आप काउंसलिंग में एंट्री ले सकते हो। ओके। तो अब बीएससी नर्सिंग में जो है आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 65 से 70 मार्क्स का। जब आप इतना टारगेट लेकर चलोगे 100 में से, कि आपके 100 में से आप टारगेट करके चल रहे हो कि मेरे 65 से 70 मार्क्स के बीच में आए, तभी आप जो है एम्स के अंदर एडमिशन ले पाओगे। ठीक है। 65 टू 70 मार्क्स का जब आप टारगेट लेके चलोगे तब कहीं जाके आपके 60 मार्क्स तक आएंगे या 58 तक आएंगे, 57 तक आएंगे, और तभी आपको एम्स के अंदर सीट मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, जो कट ऑफ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 मार्क्स के आसपास ही कट ऑफ जाती है एम्स की, मतलब कोई भी जो है एम्स में एडमिशन लेने के लिए नर्सिंग कोर्स में। ठीक है। और बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए जो है ये क्राइटेरिया है 55 से 60 मार्क्स। अगर आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो 90 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आप टारगेट करके चलो कि मुझे 55 से 60 के बीच लेकर आने हैं। जब आप इतना टारगेट लेके चलोगे तब आपके कहीं 50 से अबव मार्क्स आ पाएंगे और तब आप एम्स पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री ले पाओगे। ठीक है। अब अगर एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली के लिए जो आपको नर्सिंग में जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 75 से 80 मार्क्स के बीच में कहीं आपको लेकर आने पड़ेंगे, तब आपको जाके कहीं एम्स दिल्ली मिलेगा। और ये जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया या मैंने जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बताया। अब अदर कैटेगरीज हैं तो जैसे अगर ओबीसी है तो वो 5 मार्क्स उसमें कम कर लें, और एससी एसटी कैटेगरी है तो वो अपने 10 मार्क्स कम कर लें, और वो अपना क्राइटेरिया इस तरीके से सेट कर लें कि मेरा टारगेट इतने मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली टारगेट की कि इतने मार्क्स का टारगेट आपको लेके चलना और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो देखो यहां पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी लोग ये बोलते हैं कि वीकनेसेस पे जो है पहले आप फोकस करो, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो। ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको भूल जाते हो और आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर फोकस करने लग जाते हो। तो मेरा मानना ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, देखो यहां पर स्ट्रेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई मुझे पता है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है उस पर अपना पहला फोकस रखो, उसके बाद जो है वीकनेसेस आपकी उनको कवर करना स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है जो पोर्शन आपका अच्छा है, जिसमें आप एक्सेल करते हो हर बार, ठीक है, जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, जिस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आता है, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आता है या जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, उनको पहले ज्यादा प्रेफरेंस दो, ज्यादा प्रायोरिटी दो, ज्यादा मतलब टाइम दो उनको, ताकि जो आपका पहले से अच्छा है वो और ज्यादा बेटर हो जाए। ठीक है। उसके बाद उन टॉपिक्स को टच करो या उन टॉपिक्स को पढ़ो जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है या जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, आपने कहा कि चलो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मैं पहले क्या करता हूँ फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ, फिजिक्स स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बायोलॉजी आप ऐसे सोचते रहोगे कि मेरा अच्छा है और पूरा टाइम अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोगे तो बेसिकली एट द एंड होगा क्या कि आपका जो बायोलॉजी अच्छा था वो शायद थोड़ा खराब हो चुका होगा तब तक। ठीक है। क्योंकि आपने क्या करा, उसको लाइटली ले लिया काफी और रिवीजन उसका नहीं किया। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सबसे पहले आपको फोकस रखना है, यानी कि जो चैप्टर्स आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, उन पर पहले ज्यादा फोकस करो, उनको ज्यादा टाइम दो। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, फिजिक्स
का पोर्शन खराब है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो 7-8 घंटे फिजिक्स ही पढ़ते रहो या 4-5 घंटे फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स अपनी इंप्रूव करो, ऐसा नहीं है। जो पहले सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जो टॉपिक्स अच्छे हैं, उन पर पहले ज्यादा फोकस करो, लेकिन टाइम जो है सबको देना पड़ेगा, ठीक है। कहीं आप अगर ऐसा सोचो कि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लूं और बाकी जो फिजिक्स उसको छोड़ दूं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अगर हम पकड़ भी लें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन के पूरे आप 60 तो कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। 60 में से जहां तक है ज्यादा से ज्यादा आप कितने कर सकते हो, 40 तक कर सकते हो। अब 40 भी अगर आप कर लेते हो तो यहां पर भी आपकी कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाई। तो आपको जो है फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही अनसर्टेन रहते हैं, कहां से आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहीं से पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन फिर भी अनसर्टेन है जीके, क्योंकि जीके का इतना वास्ट सिलेबस है कि आपने जो पढ़ा हो जरूरी नहीं कि उसमें से आए ही आए, ठीक है। उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं रहता, ठीक है ना। तो वो एकदम अनसर्टेन है, तो उन 10 क्वेश्चंस को तो हम मानकर ही नहीं चलते, और पैरामेडिकल में तो वो है भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज सोचो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में फिजिक्स ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को साइड में रख दिया और खाली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में लगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बट ये है कि बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो। फिजिक्स आपको पसंद नहीं है या आपका उसमें जो है क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाते उसमें, ठीक है, ज्यादा अच्छे से उसको नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं आता है, ऐसा कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ट्राई करो, लेकिन टाइम उसको भी दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम फिजिक्स को दे दो। पता चला कि पूरा टाइम फिजिक्स को दे दिया और वो इतना मतलब स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा तो थोड़ा बहुत हम पढ़ पाए उसके बारे में, जो बाकी अच्छे सब्जेक्ट्स थे हमारे वो भी उसी की तरह हो गए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। देखो अभी 5 मंथ्स है हमारे पास, तो बहुत ज्यादा टाइम है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो 2 से 3 घंटे रेगुलरली करनी चाहिए, लेकिन रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि वीक में जो है 5 डेज आप अपनी पढ़ाई करो, 2 से 3 घंटे अपने थ्योरी वाले पोर्शन को, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है उनको दो, कॉन्सेप्ट समझने पे दो, और उसके बाद जो है सैटरडे और संडे को अपना रिवीजन रखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का टाइम रखो, ठीक है। 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन में क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, बस इतना करो। और 2 से 3 घंटे का ही टाइम आपको रोज निकालना, इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2 से 3 घंटे निकाल दो, काफी है इतना, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो नीट एस्पिरेंट हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और नीट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो नीट के लिए जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसी को कंटिन्यू रखें, उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नीट में भी आप वही सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको इधर उधर का सिलेबस या कुछ भी ऐसा सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी अपने टारगेट्स या जो भी अपने सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो नीट के लिए, आप उसी को करते रहो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वीक में 5 डेज जो है 2 से 3 डेज अपना स्टडी करो, कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़े बहुत उसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ठीक है। चैप्टर पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और सैटरडे और संडे को जो है अपना थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और जितना आपने पिछले 5 डेज में पढ़ा उसका रिवीजन जरूरी है। देखो आप रिवीजन नहीं करोगे और खाली पढ़ते जाओगे तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक चीज है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक चैप्टर आपने कंप्लीट करा तो थोड़े बहुत उसके 10, 15, 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आप साथ साथ में करते रहो। तो उससे होता यह है कि आपके चैप्टर्स के जो भी डाउट कहीं होते हैं वो वहां पर आपके क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करेंगे हम क्वेश्चंस की कि आपको प्रैक्टिस कैसे करने हैं। तो देखो पहली बात तो ये कि आपने जैसे कोई भी चैप्टर लिया, ठीक है, ठीक है। तो देखो कोई भी आपने चैप्टर लिया, आप क्या करो, चैप्टर आपने जो है कंप्लीट कर लिया, और उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं PYQ, अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा है। और साथ साथ क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते रहो। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के जहां जहां क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में हो या चैप्टर के अंदर वो इंटेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ, ठीक है। और साथ ही उसके जो एग्जांपल्स हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में तो ये स्ट्रैटेजी जरूर रखना कि एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करो।
फिजिक्स के अगर नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के मत करो। बायोलॉजी में भी मतलब एक्सरसाइज करने का इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है, मतलब इतना बेनिफिट नहीं होगा। एनसीईआरटी की बस थ्योरी पढ़ो, मतलब बायोलॉजी में इतना ही करना है, ठीक है ना। बायोलॉजी तो जितना एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो उसको उतना करते रहो। बाकी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताता रहूंगा, उसके और भी सोर्सेज बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपको कहां से प्रैक्टिस करने हैं। अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐसे मतलब क्या करा, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, सपोज बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो आपने क्या करा, बस गूगल पे सर्च कर लिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इस तरीके से सर्च कर लिया तो जो भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे बस उनको पढ़ लो, ठीक है। और नीट के जो पीवाईक्यू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के पिछले 5 से 6 साल की जो है पीवाईक्यू एक बार जरूर कर लेना। और जब आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो एग्जाम से पहले जो है, एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। वहां से कई बार जो है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और मई में जो अभी नीट का पेपर होगा उसके क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जब आपका एम्स का एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, नीट के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नीट के 5 से 6 साल पुराने पेपर्स, मतलब 2017 से अभी तक के 2023 तक के कर लेना। 2023 का जो होगा वो 7 मई को हो जाएगा, तो 2017 से लेके 2023 तक का, ठीक है, ये नीट के पेपर्स प्रैक्टिस करना। या फिर नीट के प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, मतलब वही पेपर के जो क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वैसे एक बुक आती है, मतलब शायद दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर इतना नहीं करना तो नीड नहीं है, बस करना क्या, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो कर लेना। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स है वो केमिस्ट्री के लिए जरूर फॉलो करना, बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाउ टू स्टडी, अब हम बात करेंगे पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि हाँ, और एक चीज ये है कि अपने जो वीकली टारगेट्स हैं उनको जरूर सेट करो, ठीक है। डेली टारगेट से अच्छा वीकली टारगेट सेट करो। जैसे आप ये सोचते हो कि मुझे रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो मैंने ये बोला कि सपोज फ्राइडे तक पढ़ना है, मंडे से फ्राइडे, तो आपके पास टोटल वीक में जो है 10 घंटे हो गए। अब 10 घंटे को जो है अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो कि 10 घंटे में जो है मैं कितने चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकता हूं, ठीक है। उतने चैप्टर्स का आपने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है 10 घंटे में सपोज 4 चैप्टर्स करने हैं पूरे इस हफ्ते में, तो उन 4 चैप्टर्स का ही टारगेट रखो, उन 4 चैप्टर्स पे फोकस करो। चाहे उसमें 1 फिजिक्स का ले लो, 2 केमिस्ट्री के ले लो, 1 बायोलॉजी का ले लो, या 2 बायोलॉजी के ले लो, 1 केमिस्ट्री का ले लो, तो ऐसे करते रहो, ठीक है। और फिर सैटरडे संडे को क्या करना है, उन्हीं 4 चैप्टर का आपने रिविजन कर लिया, उन्हीं 4 चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले इंटरनेट पे आपने वहां से प्रैक्टिस कर लिया, बाकी एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, या नीट के पीवाई को प्रैक्टिस कर लिए, तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर फर्स्ट, तो पहले जो है आपको अपने जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करना है। मैंने वही बोला, बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी के जो है चैप्टर्स जो आपके स्ट्रॉन्ग है उन पर पहले फोकस करो। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स सपोज आपको इजी लगते हैं, उन चैप्टर्स पे फोकस करो। तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप एनसीईआरटी की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन मुझे पता है एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के लिए तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं बताऊं तो ये है कि सपोज आपको कोई चैप्टर में डिफिकल्टी आती है, कोई चैप्टर नहीं समझ आता, लेकिन फिर भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी का वो चैप्टर एक बार बस रीड कर लो। रीड करने को बोला मैंने, समझ नहीं आ रहा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर रीड करोगे तो 10 से 20% जो है समझ आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, बात किसकी की जा रही है, कुछ ना कुछ चीजें तो दिमाग में रह जाएंगे। तो एनसीईआरटी के जो है 10 से 15% भी अगर आपका इतना आ जाता है एक चैप्टर का तो काफी है, ठीक है। पहला स्टेप तो यही है कि एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार जरूर करो उस चैप्टर की, और बायोलॉजी में तो करनी ही करनी है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी है, ठीक है। बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें अच्छे से समझ आ जाता है सब कुछ, इतना टफ नहीं होता, ठीक है। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो है चैप्टर का क्या करो, ओवरव्यू लो, एनसीईआरटी से पढ़ो, और नोट्स वगैरह एनसीईआरटी से बनाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी के नोट्स बना सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स एनसीईआरटी से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स का आगे मैं बताता हूं कैसे करना है। अब
वॉच लेक्चर्स ओनली ऑफ नीडेड, ठीक है। तो जो मैं लेक्चर्स और फ्री सोर्सेज के आपको लिंक अभी बताने वाला हूं वो आप तभी देखो जब आपको उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सभी वीडियो के लेक्चर्स आप देखे जा रहे हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि सारा का सारा टाइम जो है आप वीडियो के लेक्चर्स में मतलब इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो है उसके नोट्स बनाओ, तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा और फिर आप जो उससे फेड अप हो जाओगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के आपको देखने हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है या जिसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आता, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला एनसीईआरटी से पहले एक बार चैप्टर को रीड कर लो। अगर आपको अच्छे से थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, 40-50% अगर आपको समझ आ गया तो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। एक दो बार और उसकी रीडिंग करो। कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आता वो उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो कि ये वाला टॉपिक है या कोई ये वाली रिएक्शन है, तो ये मुझे इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा, तो उसको आपने सर्च कर लिया, वो अपना जो है चैप्टर ऐसे परफेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस बात खत्म। लेकिन अब फिजिक्स में जैसे है कि फिजिक्स में सपोज आपको स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए फिर लेक्चर स्टार्ट करो, फिर लेक्चर देखो, लेक्चर से नोट्स बनाओ, नोट्स अपने साथ साथ बनाओ। नोट्स इधर उधर के फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नोट्स जो खुद से बनाए होते हैं वही बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। लेक्चर्स तभी देखो जब उनकी जरूरत है, उससे पहले नहीं। गो थ्रू द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जरूर फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद है फ्री सोर्सेज की। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कौन कौन से फ्री सोर्सेज हैं, ठीक है। तो देखो फिजिक्स के लिए जो है गौरव गुप्ता सर है, ये पहले वेदांतु चैनल पर पढ़ाते थे। वेदांतु का जो यूट्यूब चैनल था उस पर ये पहले पढ़ाते थे 2020 के टाइम पे, 21 के टाइम पे, लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो इनके जो लेक्चर्स वेदांतु वाले चैनल पर पढ़े हुए हैं वो आपको देखने हैं। वन शॉट लेक्चर्स हैं फिजिक्स के, काफी सही से मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवाई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। तो इनके लेक्चर्स आप जरूर फॉलो कर सकते हो। बाकी अलग पांडे सर के भी लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे फिजिक्स वाला के चैनल पे, तो वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अलग पांडे सर के जो लेक्चर्स है वो काफी बड़े हैं, लेकिन ये जो गौरव गुप्ता सर के लेक्चर्स है ये काफी कंसाइज है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो आपको नीट के लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है। नीट के लिए भी अगर पढ़ रहे हो और बाकी अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग है नहीं, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो इतने इन डेप्थ लेक्चर्स में जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जब तक आपके पास बहुत ज्यादा टाइम ना हो। या तो आप अगर अभी 10th में होते हो और 11th में आ रहे हो, तब तो अच्छा है कि रोज आप जो है अलग पांडे सर के लेक्चर देखो, वो 1-1, 2-2 घंटे के जो भी हैं, तब इट्स बेटर। लेकिन जब हमारे पास टाइम लिमिट है, मतलब टाइम लिमिटेड है, साथ ही हमको जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स भी करना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो ये सब चीजें अगर हैं तो आप इनके लेक्चर्स जो है फॉलो कर सकते हो। तो गौरव गुप्ता सर के लेक्चर्स फॉलो करने हैं। अब इसकी जो है प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भी नहीं मिली, लेकिन आपको सर्च कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है, जैसे मान लो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, सपोज मैं बोलता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे पढ़ना है, गौरव गुप्ता सर वाला जो चैप्टर है, उनकी काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो जो मैं बता रहा हूं वीडियो, वही वाली आप वीडियोज देखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो कीवर्ड है वो आपको एंटर करना है यूट्यूब में, नीट वन शॉट गौरव सर नीट मेड इजी। ये नीट मेड इजी जो है ये चैनल है वेदांतु का, ठीक है। तो वेदांतु नीट मेड इजी करके एक चैनल है। तो नीट वन शॉट गौरव सर नीट मेड इजी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यहां पर चैप्टर का नाम लिख दिया, बस इतना लिखना है। 2020 की मतलब जो है ये सीरीज है, 2020 में इन्होंने ये चैप्टर्स को पढ़ाया था वन शॉट में और काफी अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो 2020 मैंने इसलिए लिखा है, वो आपको कीवर्ड में नहीं डालना। तो इस तरीके से जब आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहां पर जो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को जो थंबनेल है वो कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा, या तो इस तरीके का दिखेगा या फिर इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें आप ऊपर देख सकते हो नीट 2020 महामैराथन करके लिखा है और यहां पर भी नीट 2020 लिखा है। तो 2020 की प्लेलिस्ट मतलब ये वीडियोज हैं सब, और यहाँ चैनल का नाम नीचे देख सकते हो लिखा हुआ वेदांतु नीट मेड इजी, ठीक है, ये चैनल का नाम है। और 2 साल पहले की ये सभी वीडियोज हैं। इस वाले में भी देख सकते हो चैनल का नाम नीचे लिखा है वेदांतु नीट मेड इजी, और ये भी जो है 2 साल पहले की स्ट्रीम की गई है वीडियो, ठीक है। तो ये गौरव गुप्ता सर की जो है ये यहाँ पर फोटो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है
कोई भी चैप्टर आपको सर्च करना है वो सर्च कर लेना, सभी चैप्टर्स इन्होंने वन शॉट में करा रखे हैं। और आप देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने 1.5 घंटे में करा दिया, और उसके बाद वेव्स मोशन वाला जो चैप्टर है वो 2 घंटे में करा दिया लगभग। और काफी सही भी है कि मतलब इन्होंने चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझाया है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है उसको एक्सप्लेन किया है, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो काफी अच्छा है, तो इनके लेक्चर्स एक बार जरूर फॉलो करके देखना। और ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये जो मैं आपको सब मटेरियल बता रहा हूं। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में कोई और टीचर अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करो, जरूरी नहीं कि इन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है, वो आपकी खुद की चॉइस है। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री के फ्री सोर्सेस के बारे में बात करते हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे या और कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो वीटी सर के लेक्चर्स पड़े हुए, मतलब वीटी सर के वन शॉट लेक्चर्स हैं। वीटी सर जो है विशाल तिवारी सर इनका नाम है, ठीक है। और जो चैनल का नाम है वो है अनअकैडमी नीट टॉपर्स, अनअकैडमी नीट टॉपर्स करके चैनल है। यहां पर आपको वीटी सर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें टोटल 14 वीडियोस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। कितनी है? 14 वीडियोस, और वन शॉट करके हैं। जैसे जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन, हेलोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब हो गया। तो इसकी एक एक वीडियो है और 14 वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से देख लेना वीटी सर की जो वीडियोस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है अमित महाजन सर के लेक्चर्स काफी अच्छे हैं, मैंने खुद भी उनको ट्राई किया है। तो अमित महाजन सर के जो लेक्चर्स हैं ये आपको उम्मीद बैच में मिल जाएंगे। और ये जो चैनल है वो कंपटीशन वाला करके चैनल है, फिजिक्स वाला चैनल का जो दूसरा चैनल था, ठीक है। तो फिजिक्स वाला जो प्लेटफॉर्म है उसका ही एक दूसरा चैनल है कंपटीशन वाला करके। तो वहां पर एक उम्मीद बैच की जो सीरीज है वो आई थिंक लास्ट ईयर स्टार्ट की गई थी 2021 में, ठीक है, 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए शायद। तो उनके लिए जो है यहाँ पर वन शॉट की जो वीडियोस है वो यहाँ पर डाली गई थी। तो इनऑर्गेनिक के लिए जो है अमित महाजन सर को आप फॉलो कर सकते हो। इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें 10 वीडियोस हैं इनऑर्गेनिक की, और उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है, वहां से देख लेना। उसके बाद बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी जो है आप उम्मीद बैच से ही पढ़ सकते हो, वो भी कंपटीशन वाला चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये जो है सर्वेश कुमार दीक्षित सर है, ये इन्होंने पढ़ाया है, काफी सही पढ़ा रखा है, सभी फॉर्मूलाज को इंक्लूड किया है, साथ में न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराई है, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लेना। और इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसमें 14 वीडियोज है, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अब बात करें हम बायोलॉजी की। तो अभी हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बायोलॉजी। अब देखो फिजिक्स में एक बात मैं बोलूं कि अगर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है और काफी आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो आप जो हो और किसी के लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो। तो अलग पांडे सर के लेक्चर्स फॉलो कर लो, उनके उम्मीद बैच के लेक्चर्स भी पड़े हुए यूट्यूब पे फ्री में, लेकिन वो काफी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है या इन डेप्थ में जाना चाहते हो तो वो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। तो बायोलॉजी जो है देखो एनसीईआरटी की, मतलब मैंने बोला कि बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी आपको मटेरियल या फिर कोई भी जो है बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो है चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है विपिन शर्मा सर जो है इन्होंने कर रखी है, ठीक है। अभी बेसिकली इन्होंने फिजिक्स वाला रिसेंटली ज्वाइन किया है, और इनका एक पहले चैनल भी था ओजोन क्लासेस करके, उससे पहले एक और चैनल था विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स करके, वो वाला चैनल था। तो वो इन्होंने क्या करा था, शायद अनअकैडमी को सेल कर दिया था। तो उसी चैनल पे जो है इनकी ये जो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है वो पड़ी हुई है, ठीक है। पूरी मतलब हर एक चैप्टर की एक एक प्लेलिस्ट है जिसमें 10 से 12 वीडियोस होती हैं, और वीडियो की जो लेंथ है वो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो आप एक बार जरूर ट्राई करना, बेस्ट है एकदम। और जैसे आपको सर्च कैसे करना होगा इनके लेक्चर्स, क्योंकि इनके लेक्चर्स की मतलब एक कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा इनका, उसका चैप्टर का नाम डालना है और उसका जो पूरा प्लेलिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपको डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो आपको यूट्यूब में कीवर्ड क्या सर्च करना है, डाइजेशन बाय विपिन शर्मा सर। इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये देखो थंबनेल कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड पे इन्होंने पढ़ा रखा है, और ये सभी जो वीडियोस हैं 2019 की हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई करना, बेस्ट है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज लेक्चर्स प्लस ट्रिक्स, इस तरीके की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और टोटल 12 लेक्चर्स हैं, इसमें 12 वीडियोस हैं। और ये वीडियोस की लेंथ मैंने बोला 10 से 15 मिनट के बीच की होती है, तो काफी इजी रहता है पढ़ने में, एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, खाली लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बना लो ताकि बाद में भी रिवीजन कर पाओ।
ठीक है। दूसरा ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ये हो गया, और ये सपोज ब्रीथिंग एंड गैसेस वाला है, तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का आपको प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके की मिल जाएगी फॉर नीट 2019। ठीक है, तो यही वाले जो प्लेलिस्ट है इन्हीं को फॉलो करना। बाकी ओजोन क्लासेस करके भी जो एक चैनल है उस पर भी इन्होंने डाल रखा है, उसको मत करना है, इसको करना। ठीक है, ये जो चैनल का नाम है आप नीचे देख सकते हो, लेट्स क्रैक नीट यूजी लिखा है, इसमें भी लेट्स क्रैक नीट यूजी लिखा है। ठीक है, तो ये अनअकैडमी ने चैनल ले लिया था, तब उसके बाद इसका नाम जो है चेंज हो गया था। तो ये आप विपिन शर्मा के लेक्चर्स सभी चैप्टर्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन कुछ पोर्शन है जिसके लिए मैं आपको कुछ और अदर टीचर्स के बारे में बताता हूं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो विपिन शर्मा सर ने पढ़ाई है वो एनसीईआरटी के थ्रू है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो प्लांट फिजियोलॉजी दे रखी है उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप खुद से उसको समझ पाओ एनसीईआरटी को रीड करके, या फिर जो इन्होंने भी पढ़ाई है विपिन सर ने वो भी उन्होंने एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग ही लाइन टू लाइन पढ़ाई है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जो मिसिंग है। मतलब जो एनसीईआरटी की लाइन है उसमें डिटेल्स मिसिंग है पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं एक टीचर आपको यहां पर प्रेफर कर रहा हूं, जिनका नाम है पीके अग्रवाल सर या फिर प्रवीण कुमार अग्रवाल सर। ठीक है, तो इनका जो है यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है कंसेप्ट गुरुकुल यूट्यूब चैनल। अब ये शायद इस पर वीडियोस नहीं डालते काफी टाइम से, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसकी इन्होंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी। जैसे C2 साइकिल हो गया, C3 साइकिल हो गया, ठीक है, क्रैब साइकिल हो गया, और आपका जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, तो ये सभी के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई है और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें शायद थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ईयरफोन्स लगा के आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से आप देख लेना प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। बाकी जो चैप्टर्स है वो विपिन शर्मा सर के ही देखना। ठीक है, एनसीईआरटी के। उसके बाद जेनेटिक्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम वैसी है, जेनेटिक्स भी जो है एनसीईआरटी से इतना क्लियर नहीं हो पाता। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आते, क्योंकि जेनेटिक्स के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो उनको डिटेल में जो है ये पीके अग्रवाल सर ने ही पढ़ा रखा है, लेकिन इनके वो वाले जो यूट्यूब चैनल है जो यहां पर अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट गुरुकुल यूट्यूब चैनल, इस पर इसके लेक्चर्स नहीं है। ये जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे जेनेटिक्स के, ये आपको अनअकैडमी के ऐप पर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, करने के बाद जो है आप वहां पर जो सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में आप प्रवीण कुमार अग्रवाल सर इस तरीके से जो है सर्च कर लेना, प्रवीण कुमार अग्रवाल या पीके अग्रवाल। इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो उनकी फोटो आ जाएगी। ठीक है, और वहां पर क्लिक करके वहां पर स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना, और नीचे जाने के बाद जो है 2020 के आसपास की वो वीडियोस होंगी। ठीक है, तो उनको आप देख लेना। जेनेटिक्स के हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने वीडियो बना रखे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर हो, उसके बाद आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये जो भी है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब जो भी है उस पर एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है जेनेटिक्स को, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना। और उसके बाद जो है फिर ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसके बाद जो इवोल्यूशन वाला है वो भी शायद उसमें करवा रखा होगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना, अनअकैडमी के ऐप पे आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी मतलब जेनेटिक्स और प्लांट फिजियो को छोड़ के जो है आप विपिन शर्मा सर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये हमारी जो है कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी, तीनों ही सिलेबस मतलब तीनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के लिए है। ठीक है ना, तो इस स्ट्रैटेजी को जो आप फॉलो करो। फ्री अवेलेबल मटेरियल भी जो है मैंने आपको बता दिया है, और बीच बीच में जो है मैं भी अपनी तरफ से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को कहाँ मिल सकते हैं उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी आप इतना करना स्टार्ट कर दो, रोज 2 से 3 घंटे पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ में रिवीजन करो। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते रहते तो 5 मंथ्स जो है मोर देन इनफ टाइम है, इतने में तो नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए 5 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा सपोज अगर टारगेट जो है नर्सिंग का है तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ो। बाकी नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपना जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसी को करते हैं, उनको इधर उधर जो भी है दूसरा मटेरियल फॉलो करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। क्लियर है ना। और अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो जो मैंने आपको बताया, तो इसमें अगर आप इसके बाद मतलब इतना करने के बाद जो नीट का एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी आपके 450 से 500 के बीच आराम से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने मार्क्स भी आ गए तब भी आपको सपोज एम्स में नर्सिंग नहीं मिल पाया तो नीट की काउंसलिंग से नर्सिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी सही है। और साथ ही क्या है,
अगर आप इतना और भी कर लेते हो तो एमएनएस के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका स्कोर जो है 450 से 500 के बीच में आ जाता है नीट में। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी। आई होप सभी जो चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां पर भी जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। अपनी जो भी क्वेरीज है मैं आपका आंसर कर दूंगा। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो इस प्रिपरेशन के आपकी जर्नी में तो आप मुझे जो जरूर याद कर सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है, बाकी जो भी मटेरियल होगा मैंने बोला अपलोड करता रहूंगा। साथ में चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इतना लंबा डिस्कशन आप सभी लोगों के लिए काफी था। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू।